हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी तो पाठशाला में। आज हम लोग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का जो सीरीज चला है उसमें हम लोग दूसरा चैप्टर को देखने जा रहे हैं। जो दूसरा चैप्टर है, तो पहले चैप्टर में हम लोग देख लिए कि यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में व्यापार करने आए थे, फिर उन्होंने यहाँ पर क्या हुआ कि साम्राज्य का स्थापना कर दिया और उसके बाद हम लोग उनको बंगाल का दीवानी मिल गया था। तो उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे कि वो ग्रामीण क्षेत्र में कैसे शासन किया करते थे। ठीक है, अब यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है ना। अब इसी चित्र के बाद कंपनी दीवान बन गई। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। कह रहा है 12 अगस्त 1765 को जो है वो मुगल बादशाह जो थे वो क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवानी सौंप दिए। इस बात की पूरी संभावना है यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेज और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी। कह रहा है इस बात का पूरा संभावना है कि जिस समय मुगल बादशाह जो है दीवानी सौंपे होंगे रॉबर्ट क्लाइव को, वो क्या होगा उनके तंबू में ही हुआ होगा, उनके टेंट में ही हुआ होगा, है ना। लेकिन इस चीज़ को ऐसा चित्र में दर्शाया गया है कि ये एक भव्य समारोह था। तो ये भव्य समारोह के रूप में जो है रॉबर्ट क्लाइव जो है एक चित्रकार को अपने साथ रखते थे कि कोई भी विशेष घटना घटे तो उसको चित्र के माध्यम से वो दिखा सके। तो चित्रकार का काम ही था कि किसी भी समारोह को क्या हो, भव्य बनाना हो, ठीक है ना, भव्य दिखाना हो। कह रहा है कि ताकि क्या हो कि आगे आगे जब भी कोई लोग इस पेंटिंग को देखेंगे तो उनको ये चीज़ समझ में आएगा कि उनके तंबू में एक भव्य समारोह हुआ था जब उनको दीवानी सौंपा गया था। अब कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो है ये दीवानी मिलना ये क्या है कि बहुत बड़ा वहाँ पर क्या हुआ था, उनको जीत ऐसा हासिल हो रहा था कि मतलब वो जो है ये क्या है, दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चय एक बड़ी घटना थी। मतलब उनमें से क्या था, एक शुरुआत था, एक बहुत बड़ा घटना था कि उनको क्या हो कि पूरा का पूरा बंगाल का दीवानी मिल गया। ये बहुत बड़ी बात थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों का मुख्य शासक बन गई। अब कह रहा है दीवान मिलने के बाद जो जमीन उनको मिली थी उनके वो मालिक हो गए थे। मतलब उनसे उस जमीन से जो भी पैसा आएगा उसके मालिक कौन हो गए थे, अब कंपनी हो गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई थी। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। अब कह रहा है कि कंपनी जो है अब ये चाह रही थी कि कैसे इस जमीन पे शासन चलाया जाए और कैसे इससे ज़्यादा से ज़्यादा कमाया जाए, इस जमीन का उपयोग करके कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से धन संचय किया जाए। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों पर पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि वह अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीदती बेचती रहे। अब कह रहा है कि कंपनी चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सके, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा उस ज़मीन से मुनाफा हो सके और यहाँ से जो भी चीज़ क्या हो कि उपज हो वो उसे बेच सके, ठीक है ना, वो यहाँ से खरीदे और क्या हो कि अपने देश में ब्रिटेन में जाके ऊंचे मूल्यों पे बेच सके। तो कंपनी का तो यही उद्देश्य था। अब समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा उसे सावधानी से आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों का भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले से शासन चला चुके थे, जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था। अब कह रहा है कि कंपनी जो थी इस बात का विशेष ख्याल रख रही थी उन लोगों के प्रति कि जो ये तो बाहरी लोग थे, ये बाहरी लोग थे, अब उनको दीवानी मिल गई थी, तो ये विशेष ध्यान रख रहे थे कि जो भी क्या हो कि गांव देहात में जो भी क्या है कि पहले शासन चला चुके हैं उनको भी इनको क्या करना है, देखना है, उनको भी खुश करना है कि वो इनके विरोध में ना हो जाए। तो क्या होगा, ये बाहरी लोग थे, इनको शासन चला पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके हैं उसे नियंत्रित करना तो जरूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। मतलब इनका कंपनी का मानना था कि ऐसे लोगों को नियंत्रण में रखना, अपने बस में रखना पड़ेगा और उनको खत्म तो कतई भी नहीं किया जा सकता। अगर उनको ये खत्म करने में अपना ताकत को झोंक देगी तो क्या होगा, फिर से एक युद्ध हो जाएगा और क्या होगा, बहुत सारा रोड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये मूल रूप से तो क्या व्यापार करने के लिए ही भारत आए हुए थे। यह काम कैसे हो, इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया। अब हम लोग देखेंगे इस अध्याय में, इस चैप्टर में हम लोग यही चीज़ को देखेंगे कि कंपनी जो है वो कैसे इस ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश बनाया, मतलब कैसे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है।
आय के संसाधन कैसे जुटाएं, लोगों के अधिकार किस तरह किए गए और मन माफिक फसलों की खेती कैसे कराई। अब कह रहा है कि कैसे ये उस ज़मीन को यूटिलाइज करेंगे, है ना, कैसे वहाँ के लोगों के साथ डील करेंगे और कैसे अपने फ़ायदे के लिए कोई भी फसल को उगवाएंगे वहाँ के ग्रामीण लोगों से। तो इसी के बारे में डिटेल में हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने जा रहे हैं। अब कंपनी की आमदनी। कंपनी दीवान तो बन गई लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कह रहा है कि कंपनी को दीवानी तो मिल गया लेकिन उनका मुख्य जो कंपनी का उद्देश्य था भारत में आने का वो तो व्यापार करना था। तो वो अभी भी खुद को एक व्यापारी ही देखती थी, व्यापार करना ही उसका अभी भी मुख्य मकसद था। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। कह रहा है कि कंपनी तो चाहती थी कि उसको भारी भरकम, है ना, रिवेन्यू यहाँ से कलेक्ट करें, यहाँ भारी भरकम क्या हो कि रकम यहाँ से करना चाहती थे, लेकिन वो कोई भी अस्थाई चीज़ पे कि कैसे इसका वसूली किया जा सके इस चीज़ को तय नहीं किया जा, वो अभी तक तय नहीं की थी। तय नहीं करने का जो मुख्य कारण था वो ये चीज़ नहीं चाहती थी कि जो यहाँ के ग्रामीण लोग हैं वो क्या हो कि उसके अगेंस्ट हो जाए, जो जमींदार हैं जो पहले से राज्य करते आ रहे हैं वो उनके अगेंस्ट हो जाए। तो वो कतई भी युद्ध के मूड में नहीं थी, उनका था कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सके। उसकी कोशिश यही रही कि ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल कर सके, कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती रेशमी कपड़ा खरीदे। अब जो मुख्य उद्देश्य था, ये तो व्यापारी थे तो इनका मकसद यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा रकम यहाँ से वो कमा सके, कम से कम कीमत पे यहाँ से सूती के कपड़ों को खरीदें और ब्रिटेन में जाके उच्च मूल्य पे वो उसे क्या करें, बेच दें। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य दुगना हो चुका था। कह रहा है इसी कारण से अगले 5 साल में, दीवानी मिलने के अगले 5 साल में जो भी चीज़ क्या करती थी कंपनी बंगाल से खरीदी थी उसका क्या हुआ कि मूल्य दुगना हो गया, मतलब डबल हो गया। कह रहा है 1765 के पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। कह रहा है 1765 के पहले जो है जो कंपनी थी वो भारत में कोई भी सामान खरीदने के लिए ब्रिटेन से सोना चांदी को लाती थी, तभी यहाँ के चीज़ों को खरीदा करती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। अब कह रहा है कि जो रकम उसको क्या होता टैक्स के रूप में वहाँ के लोगों से जो ज़मीन इनको दीवानी मिली थी, जो रिवेन्यू कलेक्शन होता था उसी से क्या है कि वो अपनी ज़रूरत का सामान खरीद सकती थी और व्यापार को आगे बढ़ा सकती थी। अब उसे ब्रिटेन से सोना लाने का कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ता था। जल्दी ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ों को कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। अब कह रहा है कि जल्दी ही ये जाहिर हो गया, मतलब ये पता चलने लगा बंगाल में रहने वाले लोगों को कि अब जो है उनको क्या हो गया, बहुत ज़्यादा अर्थव्यवस्था, मतलब क्या हुआ कि पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी होने लगी। क्योंकि अब क्या हुआ कि मतलब क्या हुआ कि उनको कंपनी के अनुसार अपनी चीज़ों का मूल्य तय करना पड़ता था, बहुत ही कम कीमत पे क्या करना था, अपनी चीज़ों को बेचना पड़ता था, जिसके कारण क्या हुआ, आर्थिक तंगी, उनको पैसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। जो खर्चा भी आता था वो भी अब निकालना मुश्किल हो रहा था वहाँ के कारीगरों को। इसी कारण जो है कारीगर क्या हुआ कि वो अपने गांव छोड़कर भागना शुरू कर दिए। कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी, किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगर का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट हो रही थी। अब कह रहे कि किसान भी जो लगान होता है वो भी अब क्या कर रहे थे, नहीं चुका पा रहे थे, वो असमर्थ हो रहे थे, अपने लगान को चुकाने में वो असमर्थ हो रहे थे। और कारीगर भी क्या है कि वो भी गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उनका उत्पादन गिरा था। पहले वो जितना उत्पादन करते थे, जितना चीज़ों को वो बनाते थे, अब कीमत कम होने के कारण वो उतना उत्पाद नहीं कर पा रहे थे। 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। कह रहा 1770 में बंगाल में जो है बहुत बड़ा अकाल आया, बहुत बड़ा अकाल आया और इसमें क्या है कि 1 करोड़ लोग क्या हुए कि मर गए, ठीक है ना। 1 करोड़ लोग जो है इस अकाल के कारण वहाँ पर मृत्यु हो गई। और कह रहा है कि बंगाल का 1/3 आबादी बिल्कुल समाप्त हो गया 1770 के अकाल के बाद।
अब खेती में सुधार की जरूरत। अब कह रहा है कि अंग्रेज को ऐसा लगने लगा कि खेती में कुछ सुधार किया जाना चाहिए, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपने राजस्व आय के बारे में अस्वस्थ रह सकती थी। कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा कि जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है। कह रहा है कि अब उनको ऐसा लगने लगा कि अगर अर्थव्यवस्था ही चौपट हो जाएगा तो उनका राजस्व में बढ़ोतरी कैसे होगा, उनको राजस्व कहाँ से आएगा। तो उनको, उनके जो अफसर थे, उनको ऐसा महसूस होने लगा कि यहाँ के भूमि में सुधार करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर उत्पादन बढ़ेगा तब। आखिरकार कंपनी ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तल्लुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई। कह रहा 1793 में जो है, 1793 में एक अस्थायी बंदोबस्त किया गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। तो इसमें इस हिसाब से क्या हुआ, राजा और तल्लुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता, मतलब जो राजा थे पहले के और जो तल्लुकदार थे उनको क्या हुआ, जमींदार का क्या हुआ, उपाधि दे दिया गया। उन्हें किसान से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। अब उनको ये जिम्मा सौंपा गया कि आप जो है किसान से राजस्व का वसूली कीजिए, और उनको क्या हुआ कि तय कर दिया गया कि आपको इतना राजस्व कंपनी को देना है। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि अस्थायी रूप से तय कर दी। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी उनमें इजाफा नहीं किया जाना था। अब कह रहा है कि यह अस्थायी बंदोबस्त का मतलब ये है कि जो राजस्व जो कंपनी को उनको देना था, है ना, कंपनी को जो वो राजस्व उनको देना था, उनको फिक्स कर दिया गया था कि मतलब कभी भी इसमें वृद्धि नहीं होगी। और वो जो है वो मनमाने ढंग से जो मतलब क्या होता है, जो किसान थे उनसे वो वसूली कर सकते हैं, है ना। अंग्रेज को लगता था कि इससे उनकी नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदार को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। अब कह रहा है कि अंग्रेज ये सोचते थे कि ऐसा करने से, है ना, ऐसा अस्थायी बंदोबस्त करने से उनका जो राजस्व है, उनका पैसा जो है वो लगातार आते रहेगा, उनमें कभी भी कमी नहीं आएगी, उनमें क्या होगी, कमी नहीं आएगी। दूसरा उनका सोचना था कि उनको जो फिक्स कर दिया गया है, मतलब जो पैसा जो जमींदार को देना है कंपनी को, वो राजस्व तो फिक्स है, तो वो क्या करेगी कि ज़्यादा उत्पादन के लिए वो ज़मीन का क्वालिटी को बढ़ाएगी, उसमें क्या होगा कि खर्च करेगी। लेकिन ऐसा जो है बिल्कुल भी नहीं हुआ। उन्हें लगता था क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। अब उनको ऐसा लगने लगा क्या कि उनको तो आगे चल के कोई राजस्व का वृद्धि नहीं होने वाला है, जो राजस्व उनको एक बार मिल गया वही राजस्व उनको क्या होगा, सालों साल मिलते रहेगा। तो इस कारण से कंपनी को ऐसा लगने लगा कि इससे ज़्यादा फायदा में क्या होंगे, जमींदार ही रहेंगे। अब देखिए क्या समस्या है, मगर अस्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे हैं। अब अस्थायी बंदोबस्त के बाद कंपनी को ये ऐसा एहसास होने लगा कि जो जमींदार थे वो क्या कर रहे हैं, जमीन के सुधार के लिए कोई भी खर्च नहीं कर रहे हैं, तो उनका उत्पादन कैसे बढ़ेगा, ये चीज़ उनको लगा था कि क्या करेंगे, वो जमीन में क्या करेंगे, उसमें कुछ सुधार करेंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ, जमींदार नहीं किए। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। अब कह रहा है कि वो जो राजस्व तय किया था वो कंपनी के द्वारा इतना ज़्यादा राजस्व था कि जमींदार उस राजस्व को, उस पैसे को भी किसान से वसूल के नहीं दे पा रहे थे, है ना। मतलब इतना ज़्यादा भारी भरकम जो है क्या किया गया, राजस्व को तय कर लिया गया। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। अब कंपनी के द्वारा ऐसा तय किया गया था कि अगर कोई जमींदार, है ना, राजस्व को नहीं चुका पाएंगे तो उनकी जमींदारी उनसे वापस ले ली जाएगी और नीलामी कर दी जाएगी। मतलब फिर से जो लोग बोली लगाएंगे उसको उस जगह का जो है जमींदारी दे दिया जाएगा। 19वीं सदी से पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाजार में
कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। कह रहा है 19वीं सदी के पहले दशक में, पहले 10 साल में जो है वो कुछ हालात जो है अब वो बदलना शुरू हो गई थी और बाजार में कीमत बढ़ने लग गई। बाजार में क्या हो गई, सामानों की कीमत बढ़ने लग गई और धीरे धीरे खेती में भी क्या होने लगा, सुधार होने लगा, विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी, अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। कह रहा है कि कंपनी तो जो अस्थाई बंदोबस्त था उसमें ये तय कर चुकी थी जमींदारों के साथ कि आपको आजीवन जो है इतना ही राजस्व देना है। तो कह रहा है 19वीं सदी के पहले दशक में क्या हुआ, कीमत जब बढ़ने लगी तो क्या हुआ, जमींदार को ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ, फायदा होने लगा, लेकिन कंपनी को तो राजस्व उतना ही आ रहा था। अब जमींदार जो है वो खुश थे और कंपनी को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि उनके पास राजस्व जो पहले तय की गई थी वही आ रहा था, अब उसमें वो कोई भी बदलाव नहीं कर सकते थे। लेकिन जमींदार को अभी भी जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त की शुरुआत सालों में ही अपनी जमीन गंवा चुके थे, जो बचे रह गए उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए। अब कह रहा है कि लेकिन फिर भी उनका राजस्व बढ़ गया था, लेकिन फिर भी जो जमींदार थे वो जमीन के सुधार के लिए कुछ नहीं कर रहे थे, ठीक है ना, वो जमीन के सुधार के लिए कुछ नहीं कर रहे थे। और जो शुरुआती समय में जो राजस्व नहीं दे पाए थे तो बहुत लोगों से क्या हुई थी, जमींदारी छीन चुकी थी पहले ही। आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी, जब तक जमींदार किसानों को जमीन देकर उनसे लगान वसूल सकते थे उन्हें जमीन में सुधार की परवाह नहीं थी। कह रहा है कि अब वो क्या कर रहे थे, जमींदार को इस बात का बिल्कुल भी फिक्र नहीं था, क्योंकि वो क्या करते, वो किसान से जितना वो राजस्व वसूल रहे थे उसका कुछ भाग ही उनको क्या कर रहा था, कंपनी को देना पड़ रहा था। तो वो जमींदार तो मोटी आमदनी कमा रही थी, तो वो उनको कोई भी जरूरत ही महसूस नहीं हुआ कि वो जमीन का जो है उसमें सुधार करें। वो जो भी उनमें उत्पादन हो रहा था उसी से वो खुश थे, क्योंकि उसी से ही मोटा आय जमींदारों को बच रहा था। दूसरी तरफ गांव में किसानों की यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसान को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज़्यादा था, जमीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम लोग किसान का बात करें तो किसान का हालत बहुत ही बदतर हो रहा था, क्योंकि उससे जो है जो जमींदार थे वो बहुत ज़्यादा राजस्व वसूल रहे थे, है ना, जिसके कारण उनका जो स्थिति था वो दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहा था। अब कह रहा है जमीन पर भी उसका कोई अधिकार सुरक्षित नहीं था, मतलब जमीन भी उनका नहीं था, है ना, उनका जो कर्ज लेते थे वो लोग जमींदार से उसको भी किसी तरह चुका पा सक रहे थे। कह रहा लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्ज लेना पड़ता था, अगर वो लगान नहीं चुका पाता तो उसे पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। अब कह रहा है कि वो खेती करने के लिए जमींदार से क्या करते थे, कर्ज लेते थे, और जब फसल होता था तो वो क्या करते थे, लगान चुकाने के बाद जो पैसा उनके पास बचता था वो काफ़ी कम रह पाता था, तो उसके एवज में उनकी जो पुश्तैनी ज़मीन थी वो भी कई बार जमींदार जो है उनसे ले लिया करते थे, क्योंकि वो कर्ज जब नहीं चुका पाते थे तो उसके एवज में जो गिरवी रखी हुई ज़मीन थी तो वो क्या करते थे, जमींदार ले लेते थे, तो उसके कारण वो क्या होता था, ज़मीन से भी बेदखल हो जाते थे। जो उनकी पुश्तैनी ज़मीन थी किसान की वो भी क्या होता था, भूमिहीन किसान मजदूर होते जा रहे थे। अब एक नई व्यवस्था 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। अब कह रहा है 19वीं सदी में जो कंपनी थी उनको ये एहसास होने लगा, उनके अधिकारियों को, उनके अफसरों को, कि जो ये राजस्व वसूली का जो तरीका है इसमें कुछ बदलाव लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कंपनी तो एक ही बार राजस्व को क्या की, तय कर चुकी थी। अब जमींदार को फायदा हो रहा है, कंपनी को तो कोई खास फायदा हो नहीं रहा है। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चों चलाने के लिए और पैसे की जरूरत हो तो वह अस्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती है। अब कह रहा है कि कंपनी को अगर जब शासन चलाने के लिए और ज़्यादा पैसों की जरूरत है तो वो जो एक बार राजस्व को तय कर चुकी है ना, जमींदार के साथ राजस्व को तय कर चुकी है, तो उन्हीं पैसों से वो खर्चों को कैसे चला सकते हैं। उनका तो अब क्या राजस्व का बढ़ाना जरूरी है, तभी क्या होगा, वो अपने खर्चे को अच्छे ढंग से
चला पाएगी कंपनी। बंगाल प्रेसिडेंसी उत्तर पश्चिम प्रांतों इस इलाके का ज़्यादा हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में है के लिए होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू कर दिया गया। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज के गांव में एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। इसके आदेश पर कलेक्टर ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा, विभिन्न समूह के रीति रिवाजों को दर्ज किया, गांव के एक-एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह महाल के वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। अब कह रहा है 1822 में बंगाल प्रेसिडेंसी का जो उत्तर पश्चिम जो इलाका था, जो आज के क्या है उत्तर प्रदेश राज्य में ज़्यादातर उपस्थित है ना, तो उत्तर प्रदेश वहाँ पर जो होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज थे वो नया व्यवस्था लेके आए। उसमें वो कलेक्टर को बोले कि आप गांव-गांव जाके क्या कीजिए, ज़मीन को मापिए और उसका राजस्व को तय कीजिए। तो अब क्या हुआ, कलेक्टर जो है ज़मीन जाकर क्या हुए कि सबका ज़मीन नापे और क्या हुआ कि उसके अकॉर्डिंग उसका जो है राजस्व को तय करने लगे। इस राजस्व को अस्थायी रूप से तय नहीं किया गया था, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई थी। अब देखिए, वो पहले तो अस्थायी बंदोबस्त किए थे, अब उनको ये समझदारी आ गया था कि अब अस्थायी बंदोबस्त करने से कंपनी को ही घाटा है। तो उनमें ये जो नया जो व्यवस्था लाया गया, इसमें ये बोला गया कि इसमें समय समय पर कुछ बदलाव किया जाएगा। मतलब जो राजस्व अभी तय किया गया है ये आजीवन नहीं रहेगा, इसमें समय समय पर अगर कुछ गुंजाइश हुई तो इसमें बदलाव कंपनी के द्वारा किया जा सकता है। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार के बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को महलवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। और ये जो व्यवस्था किया गया, गांव-गांव जाके कलेक्टर के द्वारा जो जमीन को मापा गया, उसका राजस्व तय किया गया, इस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, महलवारी सिस्टम कहते हैं, है ना। और इसमें जो है एक जो प्रमुख बात है, इसमें जो जमींदार से राजस्व वसूली जो है जमींदार से ना करके हर गांव के मुखिया को इसका जो है राजस्व वसूली का जिम्मा दे दिया गया। मतलब पहले तो जमींदार करते थे, है ना, लेकिन अब जो है अब गांव के मुखिया को ये जिम्मेदारी दे दी गई। अब मुनरो व्यवस्था, ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी अस्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। अब अगर हम लोग जो दक्षिण भारत तक क्या हुआ कि जो ब्रिटिश साम्राज्य था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो दक्षिण भारत तक अब फैल चुकी थी, पिछले चैप्टर में हम लोग देख चुके हैं। तो अब वहाँ भी ये अस्थायी बंदोबस्त नहीं करना चाहती थी। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवारी का नाम दिया गया। अब कह रहा है कि जो नया व्यवस्था जो क्या हुआ, दक्षिण भारत में नया व्यवस्था कंपनी के द्वारा किया गया, उसको रैयतवारी बोला गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्ध के बाद कंपनी द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमाकर भी देख लिया था। अब कह रहा है कि कैप्टन अलेक्जेंडर, जब क्या हुआ कि मैसूर के युद्ध में टीपू सुल्तान को हराया गया था, उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पर श्रीरंगपट्टनम में उसको चौथे युद्ध में हम लोग पिछले अध्याय में पढ़े हैं कि उनको हरा दिया गया था। तो उनके हराने के बाद जो जमीन जो उनकी जो जमीन थी उनके राज्य की, जो कंपनी के द्वारा लिया गया था, वहाँ पर ये जो सिस्टम है रैयतवारी, इसको अपनाकर देख लिया गया था कि कंपनी को इससे कितना फायदा होता है। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत पर यही व्यवस्था लागू हो गई। अब कह रहा है टॉमस मुनरो जो थे इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे क्या हुए, पूरे दक्षिण भारत के क्षेत्र में जो है अब रैयतवादी सिस्टम फैल गया। कह रहा रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे। अब रीड और मुनरो को लगता था कि वहाँ पर जमींदार जो जैसे उत्तर भारत में क्या थे कि जो मालिक थे वो क्या थे, जमींदार हुआ करते थे, लेकिन दक्षिण भारत में ऐसा कुछ भी नहीं था। इसलिए उनका तर्क था कि उन्हें सीधे किसान रैयतों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। अब टॉमस और मुनरो को ऐसा लगने लगा, है ना, रीड और मुनरो को ऐसा लगने लगा कि जो दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है वहाँ पर जो रैयत जो किसान है वही क्या और सदियों से खेती करते आ रहे हैं, तो उनके साथ ही राजस्व का डील कर लेना क्या है, फायदेमंद है, क्योंकि वही जो है भू जमीन के मालिक हैं, तो उसी से रैयत वसूला जाएगा, उन्हीं से पैसा को ले लिया जाएगा।
राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुन्नों का मानना था कि अंग्रेज को पिता के भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। अब जो है मुनरो ये मान रहे थे कि सबसे राजस्व का मेन स्रोत क्या है, किसान है। भारत से जो राजस्व का मेन स्रोत है वो किसान है। तो अंग्रेजों को किसानों को एक पिता के भांति क्या करना चाहिए, देखभाल करना चाहिए, उनका ऐसा मानना था। और इसीलिए क्या हुआ कि वो हर किसान से जा के क्या करते थे, उनके लिए राजस्व तय करते थे, उनका सर्वेक्षण करते थे जमीन का, और उनके लिए राजस्व को तय किया गया। सब कुछ ठीक नहीं था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उनमें समस्या दिखाई देने लगी। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया था। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गांव से भाग रहे थे। अब कह रहा है कि अब क्या हुआ कि ये जो सोच रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब राजस्व क्या होगा, बहुत ज़्यादा आएगा, तो इन्होंने राजस्व को इतना ज़्यादा तय कर दिया कि अब किसान जो है वो राजस्व को नहीं दे पा रहे थे, पैसे को नहीं दे पा रहे थे, जिसके कारण लगान नहीं दे पाने के कारण क्या हो रहा था, वो खेती बाड़ी छोड़ के भागना शुरू कर दिए। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गांव से भाग रहे थे। बहुत सारे क्षेत्र में गांव वीरान हो गए थे। आशावादी अफसर को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसान को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा अब जो है रीड और मुनरो को तो ऐसा लग रहा था कि ये जो है काफ़ी संपन्न कर देंगे, मतलब वो किसान के हित में सोच रहे हैं, है ना, किसान से डायरेक्ट वो राजस्व वसूली कर देंगे। लेकिन उनका राजस्व इतना ज़्यादा तय कर दिया गया कि किसान जो है वो अब भागने लग गए, और ये उल्टा पड़ गया। मतलब वो सोच रहे थे कि राजस्व क्या होगा, बहुत बड़े स्तर पर आएगा, लेकिन अब क्या हुआ कि किसान ही जब भागने लगे तो अब उनके पास राजस्व की भी समस्या होने लग गई। अब यूरोप के लिए फसलें, अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो किसान थे, भारतीय किसान, वो यूरोप के लिए कैसे यहाँ पर फसल को उगाने पर उनको मजबूर किया गया। अंग्रेज ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाकों में न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं, बल्कि वहाँ यूरोप की ज़रूरत के हिसाब से सही फसलों भी पैदा की जा सकती है। अब अंग्रेज को ये महसूस होने लगा कि ना सिर्फ जो है किसान से राजस्व का वसूली किया जा सकता है, बल्कि जो किसान जो पैदावार करते हैं उनसे उन चीज़ों का पैदावार करवाना चाहिए जो क्या हमारे ब्रिटेन में जिस चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया था। अब कह रहे 18वीं सदी का आखिरी तक जो है कंपनी अब पूरा जोर जो है किसान पे किस खेती के लिए लगाई थी, अफीम और नील। मतलब वो चाहते थे कि जो भारतीय किसान है वो अफीम और नील का खेती यहाँ पर करे। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसान को मजबूर करते रहे। बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास, मद्रास में चावल। अब कह रहा है कि अंग्रेज जो है अब अगले 150 साल तक जो है भारतीय किसानों को अलग अलग क्षेत्र में जो भी पैदावार होती थी उसके हिसाब से उनको मजबूर करने लगे कि वो वैसे ही फसल को उगाएं जिनकी अंग्रेजों को ज़रूरत थी, जो वो ले जाके यहाँ से ब्रिटेन में बेच सकते थे। तो यहाँ पर कुछ जो उदाहरण दिया गया है, बंगाल में पटसन पे मजबूर करते थे, असम में उनको मजबूर करते थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चाय उगाए। उसी तरह उत्तर प्रदेश में गन्ना के लिए, पंजाब में गेहूं के लिए, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास और मद्रास में चावल के लिए। अब कह रहा है ये कैसे हो गया। अंग्रेज ने अपनी ज़रूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। आइए इसी की एक फसल उत्पादन की एक ऐसी पद्धति को अच्छी तरह समझे। अब कह रहा है कि अब तो ये बहुत सारे फसलों को किसान को उगाने पर मजबूर करते थे, अब इन्हीं में से एक फसल जो क्या करता है, नील का खेती है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। क्या रंग का भी कोई इतिहास है। कह रहा है कि क्या जो कपड़े में जो रंग होता है क्या उसका भी कोई इतिहास है। चलिए देखते हैं। कह रहा है चित्र 5 और 6 में सूती के कपड़ों के छापों में 2 तस्वीरें दी गई है। बाईं तरफ की तस्वीरें भारत के आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे। अब कह रहा है कि इसमें आपको 2 छापे दिखाई दे रहे हैं। ये जो 2 छापे दिखाई दे रहे हैं इसमें ये जो है ये क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश के जो बुनकरों द्वारा ये बनाया गया था,
सूती में। और ये जो है ये ब्रिटेन में तैयार हुआ जो है मशीन के द्वारा 19वीं सदी में। ये भी एक छाप है जिसमें क्या हुआ कि कॉटन में फूल का कढ़ाई किया गया है। दोनों छापों में एक बात समान है, दोनों में गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया था। इसे आमतौर पर नील कहा जाता है। अब कह रहा है कि दोनों चित्र में जो मुख्य बात है, इस दोनों चित्र में जो बुनकर थे, जो मशीन के द्वारा हो या तो आंध्र प्रदेश के जो बुनकर थे, वो रंगाई के लिए नीले गहरे रंग का प्रयोग करते थे, नीले गहरे रंग का प्रयोग करते थे और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, नील कहते हैं। क्या आप जानते हैं यह रंग किस तरह पैदा किया जाता है? क्या हम लोगों को इस बारे में जानकारी है कि इस रंग का जो है पैदावार कैसे किया जाता है? इन छापों में आपको जो नील रंग दिखाई दे रहा है वो नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता है। इस बात की काफ़ी संभावना है कि 19वीं सदी में ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधों से ही तैयार किया गया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। अब कह रहा है कि जो ब्रिटेन में भी जो मॉरिस जो है वो जो प्रिंटिंग किए थे, है ना, जो नक्काशी किए थे नीले गहरे रंग से, वो जो है भारत के द्वारा दी गई हुई नील से ही किए होंगे, क्योंकि उस समय जो है भारत पूरे विश्व में सबसे बड़ा नील का उत्पादक देश था। अब भारतीय नील की मांग क्यों थी? अब कह रहा है कि भारतीय नील जो था उसका इतना ज़्यादा मांग क्यों था? नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगाया जाता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस, ब्रिटेन में कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय भारतीय नील बहुत थोड़ी मात्रा में यूरोपियन बाजार में पहुंचती थी। कह रहे उस समय जो है बहुत कम मात्रा में भारत में पैदा जो हुई नील थी वो यूरोप के देशों तक पहुंच पाती थी। इसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी, इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादन को बैगनी और नीले रंग बनाने के लिए वुड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। अब कह रहा है कि भारतीय नील जो उस समय बहुत कम मात्रा में यूरोपियन देश में जाती थी तो उनका कीमत भी क्या होता था, काफ़ी ज़्यादा होता था। तो उसके विकल्प के रूप में वहाँ पर वुड नामक एक पेड़ से क्या किया जाता था, नील को तैयार किया जाता था, जो बैगनी और नीले रंग के लिए क्या होता था कि बैगनी और नीले रंग की होती थी वो वुड की पौधे। वुड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में ये आसानी से मिल जाता था। कह रहा वुड का जो पौधा था वो क्या होता कि ठंडे प्रदेशों में होता था, इसलिए यूरोप क्या है, ठंडा प्रांत है, इसीलिए वहाँ पर आसानी से ये उपलब्ध हो जाता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप ने वुड उत्पादकों ने सरकार पर दबाव डाला कि वो नील के आयात पर पाबंदी लगा दे। अब कह रहे हैं कि जो लोग वुड की खेती करते थे वो सरकार से, वहाँ की सरकार से गुहार लगाने लगे कि नील का जो क्या होता है, नील पर पाबंदी लगा दी। मतलब नील जो सरकार यहाँ पर नील का आयात कर रहे हैं उस पर क्या हो, पूर्णतः पाबंदी लगा दी ताकि वो उनका जो वुड का जो खेती है उस पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। मगर कपड़ों को रंगने वाले तो नील ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वुड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। लेकिन जो कपड़े का उत्पादन करते थे वो तो नील ही चाहते थे, क्योंकि नील से रंगाई करने के बाद कपड़ों में क्या होता था, गहरा नीला रंग चढ़ जाता था। लेकिन वुड से क्या, वही जो नीला रंग था वो काफ़ी फीका होता था, लोग उसे पसंद नहीं करते थे। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपियन कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगाई गई पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। अब कह रहा है कि 19वीं सदी तक, 17वीं सदी के आते आते जो यूरोपियन कपड़ा उत्पादक है वो अपनी सरकार को मना लिए कि अब वो जो है नील का आयात कर सकते हैं। उनको जो है सरकार इस चीज़ का परमिशन दे दी। कैरेबियन द्वीप द्वारा स्थित सेंट डोमिंग्यू में फ्रांसीसी, ब्राज़ील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश, वेनेजुला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका में भी बहुत सारे भागों में नील का बागान सामने आ गए। अब कह रखिए हर जगह जहाँ पर क्या हुआ कि कॉलोनियल रूल था, जहाँ पर ब्रिटिश शासन करते थे, तो अलग अलग क्षेत्र में क्या हुआ, नील का उत्पादन होने लगा, क्योंकि उसका अब आयात के लिए सरकार क्या हुई, राजी हो गई थी। 18वीं सदी के आखिर तक भारतीय नील की मांग
और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण का युग शुरू हो चुका था और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कह रहा है कि 18वीं सदी तक क्या हुआ कि वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, औद्योगिकीकरण होने लगा। तो क्या हुआ कि अब कपास से जो कपड़ा तैयार किया जाता था उसके रंगाई के लिए उसको ज़्यादा अब नील की ज़रूरत पड़ने लगी। अब जितना ज़्यादा उत्पादन करेंगे उतना ज़्यादा उसको रंगाई के लिए क्या करेगा, रीम जो नील है उसका ज़रूरत पड़ने लगा। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी उसी दौरान वेस्ट इंडीज अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। अब कह रहा है कि जैसे ही नील का मांग बढ़ा वैसे ही जो वेस्ट इंडीज और अमेरिका के भागों में जो नील की खेती होती थी वो किसी कारणवश अब क्या हुआ, कमी हो गई। उसमें क्या हुआ, अब वहाँ पर नील की खेती जैसे पहले होती थी अब वैसी खेती नील की वहाँ पर नहीं होने लगी। कह रहे 1783 से 1779 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया। अब कह रहा है कि ये 5 साल में ये क्या हो रहा है कि ये 5-7 साल में क्या हुआ कि नील का उत्पादन जो पहले के तुलना में वो अब जो पूरी दुनिया में नील का उत्पादन होता था वो अब आधा रह चुका था। ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे, यह नील कहाँ से मिल सकता है। अब लेकिन जो क्या थे, जो कपास का जिनका फैक्ट्री था वो तो अब कपड़े को रंगने के लिए नील को क्या कर रहे थे, खोज रहे थे कि अब जो है दूसरे किसी जगह से नील को कैसे प्राप्त किया जा सके ताकि कपड़ों का रंगाई ना रुके, कपड़े को वो आसानी से रंग सके। कह भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी कि यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। अब कह रहा है कि यूरोप में जैसे जैसे क्या हुआ कि नील का जितना ज़्यादा डिमांड होने लगा उसी तरह जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अब क्या हुआ कि ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गई भारत के नील में। मतलब वो भी अब क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगी कि भारत में नील के उत्पादन को बढ़ाया जा सके, क्योंकि इस चीज़ का वहाँ पर क्या था, बहुत ज़्यादा डिमांड था। और ईस्ट इंडिया कंपनी तो यहाँ पर व्यापार के रूप में आई थी तो उसको उसी चीज़ में व्यापार करना था जिसका वहाँ पर ज़्यादा डिमांड हो, वो ज़्यादा कीमत में उस चीज़ को वहाँ पर बेच सकें। 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी फैलने लगी। अब कह रहे 18वीं सदी के आखिरी दशक मतलब आखिरी अगर हम 10 साल में देखें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा नील का उत्पादन होने लग गया था। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजार पर छा गया था। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल 30% था। कह रहा 1788 में जो ब्रिटेन यहाँ से जो नील ले जाती थी अपने देश वो मात्र 30% था। मतलब उसका जो जितना भी उसको आयात था उसका 30% हिस्सा क्या करती थी, वो भारत से लेके जाती थी। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो गया। अब आप देख सकते हैं 1788 तक जो नील का जरूरत होता था ब्रिटेन में वो भारतीय नील वहाँ पर मात्र 30% थे, जो कि 1810 में बढ़कर 95% थे। तो हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो नील था, मतलब जो नील का ज़रूरत था वहाँ के कपास की कंपनियों को, वो पूरा का पूरा जो आयात है वो भारत से ही किया जाने लगा। मतलब पूरी तरह से निर्भरता जो है भारतीय नील पर ही उनका हो चुका था। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। अब कह रहा है कि जैसे जैसे क्या हुआ कि नील का वहाँ पर डिमांड बढ़ते चला गया तो जो वहाँ पे अफसर थे, जो वहाँ के बिजनेसमैन थे, वो इस उत्पादन में यहाँ क्या करते थे, नील के खेती में पैसा लगाने के लिए तैयार होने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। अब कह रहे कि बहुत से अधिकारी ऐसे भी थे जो नील उत्पादन के लिए, नील की खेती के लिए वो अपने नौकरी को छोड़ दिए। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड, इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्हें नील का बागान लगा लिया। अब कह रहा है कि बहुत सारे नील में क्या है कि नील का बहुत ज़्यादा डिमांड होने लगा। इस कारण से क्या हुआ, उनको लगा इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पैसा है, तो वो नौकरी छोड़ के स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग क्या हुए, भारत में आने लगे और नील का खेती के लिए वो क्या हुआ, यहाँ पर भारत में आए कि नील का खेती यहाँ से करेंगे, उत्पादन करेंगे और नील को क्या हो ब्रिटेन में जाके बहुत बड़े मूल्य पे बेचेंगे।
जिनके पास नील का पैदावार करने के पैसे नहीं थे उन्हें कंपनी और नए बैंक कर्जा देने को तैयार रहते थे। अब कह रहे कि वैसे भी लोग आते थे जिनके पास पैसा नहीं था, तो वो क्या करते थे, लोन ले लेते थे कंपनी से, और भी कुछ बैंक थी जो क्या करती थी, उनको नील की खेती करने के लिए पैसा मुहैया करा देती थी। अब कह रहा नील की खेती कैसे होती है। नील की खेती दो मुख्य तरीके से होती थी, निज और रैयती। निज खेती व्यवस्था में बगान मालिक खुद अपनी जमीन में नील उत्पादन करते थे, या तो वह जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करती थी। अब कह रहा है कि नील का खेती करने का मुख्य दो ही तरीका था। ये था निज, मतलब खुद से करो, और दूसरा तरीका था रैयती, मतलब वो किसी से क्या होगा, रैयत को दे दे, जो दूसरे किसी किसान के भरोसे है। तो अब कह रहा है कि लीज खेती में क्या होता था कि जमींदार से क्या करते थे, ये लीज पे जमीन ले लिया करते थे, या तो जमीन को खरीद लिया करते थे और मजदूरों को लगाकर नील का खेती किया करते थे। अब कह रहा है कि नीज खेती की समस्या। अब कह रहा है कि नीज खेती होती थी, मतलब जो स्वयं खेती किया जाता था, उसमें क्या क्या समस्याएं आती थी उसके बारे में हम लोग देखेंगे। बगान मालिक को निज खेती का क्षेत्र पर फैलाने में मुश्किल आ रही थी। अब कह रहा है कि बगान मालिक जो है उनको निज का खेती के लिए जमीन को फैलाना, विस्तार करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। मतलब वो जो जमीन उनको थी वो सीमित थी, उसको बढ़ाने के लिए वो क्या करते थे, बहुत ज़्यादा प्रयास करते थे, लेकिन फिर भी क्या होता है, कोई और ज़मीन लीज पे देने के लिए तैयार नहीं होता था। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर की जा सकती थी। ऐसे जमीनों पर आबादी पहले से बहुत ज़्यादा थी, यहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। अब कह रहा है कि नील की खेती के लिए जो ज़मीन चाहिए थी वो काफ़ी उपजाऊ ज़मीन चाहिए थी। तो जहाँ पर पहले से उपजाऊ ज़मीन था वहाँ पर जो है घना आबादी था और खेत काफ़ी छोटे छोटे थे। तो खेत छोटे होने के कारण उनको जो है बड़ा प्लॉट नहीं मिल पाता था, बहुत बड़ा ज़मीन उनको नील की खेती के लिए उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंड की जरूरत होती। इस तरह ज़मीनें उन्हें कहाँ मिल सकती थी, उन्हें नील की फैक्ट्रियाँ के इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने का प्रयास किया और वहाँ के किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा हो गया। अब कह रहा है कि जहाँ पर क्या हुआ, नील का मिल था तो उसी के आसपास का ज़मीन जो है वो पट्टे पर, मतलब क्या हुआ कि वो लीज पर ले लिया करते थे। अब पहले से जो किसान वहाँ पर खेती कर रहे थे, फसलों का खेती कर रहे थे, उनको ज़बरदस्ती वहाँ से हटा दिया जाता था, उनसे लीज वापस ले लिया जाता था। अब ये लोग भी क्या हुआ कि कंपनी के दुश्मन बनने लगे, उनको भी अब क्या हुआ, आक्रोश पैदा हो गया कि पहले से जो वो क्या हुआ कि पीढ़ी दर पीढ़ी उस पर खेती करते आ रहे हैं, उनसे ये ज़मीन जो है वो ज़बरदस्ती वापस ले ली गई है। मजदूर को इंतजाम करना भी आसान नहीं था। कह रहे मजदूरों का भी इंतजाम करना जो है बगान मालिकों के लिए ये आसान काम नहीं था। बड़े बगान के लिए बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत होती थी। मजदूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे। अब कह रहा है कि धान की खेती में जो रोपा होता है उस समय क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मजदूरों की ज़रूरत होती है, और उसी समय नील के खेती में भी मजदूरों की ज़रूरत पड़ती थी, इसलिए मजदूर भी उनको आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते थे, उनको मजदूर जो है वो आसानी से नहीं मिल पाते थे। बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की भी जरूरत थी। 1 बीघा नील के खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। इसका मतलब है कि अगर कोई बगान मालिक के पास 1000 बीघा जमीन है तो उसे 2000 हलों की जरूरत पड़ती थी। हलों को खरीदना, उसका रख रखाव एक बड़ी समस्या थी। किसान से भी हल नहीं मिल सकते थे, उन्हें अपने लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादक को ज़रूरत होती थी उसी समय किसान के हल बैल भी चावल के खेतों में व्यस्त रहते थे। अब कह रहा है कि जो नील बगान मालिक थे उनको क्या करना है कि खेत को जोतने के लिए, मतलब 1 बीघा खेत जोतने के लिए उनको कम से कम 2 हल की ज़रूरत पड़ती थी। तो अगर मानिए कि यहाँ पर एक उदाहरण दे रहा है कि अगर उसके पास 1000 बीघा ज़मीन है तो उसको 2000 हल का ज़रूरत पड़ता था। तो ये हल को खरीदना, उसका रख रखाव करना भी काफ़ी ज़्यादा महंगा था, और वो जो है किसी से भाड़े पर भी नहीं ले सकते थे, क्योंकि जिस समय उनको हल की ज़रूरत होती थी उसी समय क्या करते थे, जो किसान के पास जो हल हुआ करते थे वो उस समय धान के खेत में उसका जोताई करते थे। तो जिस कारण से उनको क्या हुआ कि हल भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा था।
19वीं सदी के आखिर तक बगान मालिक निज खेती का क्षेत्र पर फैलाने में हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील का पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी, बाकी जमीन रहती व्यवस्था के अंतर्गत थी। अब कह रहा है कि जितना पर नील का खेती होता था उसका मात्र 25% जो है वो निज नील खेती होती थी, और बाकी जो 75% जो नील की खेती होती थी वो रैयती माध्यम से होती थी। अब रैयतों की जमीन पर नील की खेती, अब हम लोग जो है निज के बारे में देख चुके हैं, और यहाँ पर आगे हम लोग देखेंगे रैयती कैसे नील की खेती करते थे। रैयती व्यवस्था के तहत बगान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध सट्टा करते थे। कई बार वे गांव के मुखिया को भी रैयत की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। अब कह रहे हैं रैयती व्यवस्था में जो है बगान मालिक क्या करते थे, वो रैयत के साथ क्या करते थे, एक सट्टा, एक सौदा कर लेते थे, एक एग्रीमेंट कर लेते थे। और कई बार गांव का जो मुखिया हुआ करता था वो क्या करता था, रैयतों का समझौता करवाता था, मतलब जो किसान था उसका बगान मालिकों के साथ क्या करता था, समझौता करवाता था, मिलवाता था, बातचीत करवाता था। मतलब कहने का है कि बीच में मीडिएटर का काम जो है मुखिया वहां के करते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज पर बगान मालिकों से नगद मिल जाता था। मतलब जो लोग इस अनुबंध पे हस्ताक्षर कर देते थे उसको कम ब्याज दर पे क्या होता था कि पैसा कर्ज के रूप में मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। बगान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करना, बीज बोने, फसल का देखभाल करना का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था। अब कह रहा है कि कम कीमत पे उनको कर्ज दे दिया जाता था जो तैयार होते थे। दूसरी बात है कि जो उनको जो जमीन मुहैया कराई गई थी उस पे 25% जो भाग था उस पे उनको नील की खेती करनी थी, और नील के लिए सारा उपकरण, बीज जो है वो क्या करते थे, बगान मालिक ही उसे उपलब्ध कराते थे। सिर्फ उनको खेत को जोतना था, बोना था और उनका देखभाल करना था। मतलब नील का तैयारी करने का सारा प्रक्रिया जो है वो क्या करना था, रैयतों को करना था। जब कटाई के बाद फसल बगान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रैयत को नया कर्ज मिल जाता था, वह कर्ज दोबारा शुरू हो जाता था। मतलब जब कटाई होके क्या हुआ कि नील तैयार हो जाता था, कटाई कर ली जाती थी, तो फिर से जो है जो बगान मालिक है वो क्या करते थे, रैयतों को फिर से नया कर्ज दे दिया करते थे। इसी तरह से क्या होता कि कर्ज का जो चक्र है, जो क्या ये चक्र है, ये हमेशा चलते रहता था, उनका कभी भी कर्ज खत्म नहीं होता था। इसलिए वो बाध्य हो जाते थे कि उनको जो है हमेशा क्या करना पड़ेगा, नील का खेती करना पड़ेगा। अब यहाँ पे चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि नील का खेती जो है कैसे किया जाता था। नील को काट के क्या किया जाता था, गर्म पानी में दिया जाता था, उसको डंडा से पीटा जाता था, फिर और भी क्या होता था, प्रोसेस होता था, जिसके बाद क्या हो कि नील कंप्लीट रूप में रंगने के लिए कपड़े को तैयार होता था। नील गांव आमतौर पर बगान मालिकों की फैक्ट्रियां के आसपास ही होती थी। कटाई के बाद नील के पौधे को कारखाने में स्थित वेटम हौद में पहुंचा दिया जाता था। अब कह रहा है कि जो नील का गांव होता था वो आम तौर पे क्या होता था, जहां पर फैक्ट्रियां होती थी, नील को तैयार करने की फैक्ट्रियां होती थी, उसी के आसपास जो है ये लोग रहा करते थे। अब कह रहा है कि उनको क्या करते थे कि एक हौद में पहुंचा दिया जाता था। हौद मतलब क्या होता, बहुत बड़ा, जिसमें क्या होता पानी, मतलब क्या होता, गड्ढा कर दिया जाता था, उसमें क्या किया जाता था, उसको डाल दिया जाता था। रंग बनाने के लिए 3 या 4 कुंडों की जरूरत पड़ती थी। प्रत्येक हौद को अलग काम था। नील के पौधों से पत्तियां को तोड़कर पहले एक कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबाया जाता था। अब कह रहा है कि पत्तियों को, नील के पत्तियों को तोड़कर हौद में डालकर और उसको क्या किया जाता था, गर्म पानी में कई घंटों तक उबाला जाता था। जब पौधे किण्वित हो जाते थे, द्रव्य में बुलबुले उठने लगते थे। अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल लिया जाता था और उस द्रव्य को एक हौद में छानकर दिया जाता था। दूसरा हौद पहले हौद से ठीक नीचे होता था। अब कह रहा है कि जब ये पत्तियां क्या होता था, उसमें सड़ जाती थी उबल के, तो उसको छान लिया जाता था और दूसरे हौद में डाल दिया जाता था। दूसरे हौद में एक घोल लगाकर हिलाया जाता था और पैडलों से खंगाला जाता था,
जब यह द्रव्य हरा और उसके बाद नीला हो जाता था तब हौद में चूने का पानी डाल दिया जाता था। कह रहा है कि उसके बाद लगातार उसको क्या किया जाता था, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, इससे क्या किया जाता था, हिलाया जाता था। और उसके बाद जब है पहले ये हरा रंग में बदलता था, फिर बाद में ये नीला रंग में बदल जाता था। धीरे धीरे नील की पपड़ियां नीचे जम जाती थी और ऊपर साफ द्रव्य निकल जाता था। कह रहा है कि नीचे जो है, पानी के नीचे जो है नील का पपड़ी जम जाता था और साफ पानी ऊपर से निकल जाता था। नीचे जमी नील की गाद, नील की लुगदी को दूसरे कुंड में डाल दिया जाता था। इसके बाद उसे निचोड़कर बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था। फिर कह रहा है कि उसको क्या किया जाता था, जो पपड़ी सूख जाती थी नील की, उसको क्या किया जाता था, निकाल लिया जाता था और उसके बाद जो है उसको निचोड़ के सुखा दिया जाता था ताकि उसका बिक्री किया जा सके, उसको बेचा जा सके। मतलब इस तरह से नील जो है वो क्या हुआ कि अब कपड़े के रंगाई के लिए तैयार हो जाती थी। जो किसान पहले से इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे उन्हें जल्दी ही समझ में आ गया यह व्यवस्था कितनी कठोर है। अब कह रहा है कि जो किसान को पहले शुरू में लगता था कि कर्ज जो है उनको कम कीमत पे मिल जा रही है, वो खुश होके क्या होता था, राजी हो जाते थे। अब क्या हुआ, जैसे वो ये खेती करना शुरू करते थे उनको समझ में आ जाती थी कि ये मुनाफे का सौदा नहीं है। उनको ऐसा महसूस होने लगता था कि वो क्या होगा कि एक कर्ज खत्म होता है तो दूसरा कर्ज उनका फिर से दोबारा शुरू हो जाता है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वो बहुत कम थी। कर्जों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता था। मतलब जो कीमत, अब जो नील जो खरीदने वाला वो तो सिर्फ कंपनी थी, तो इसलिए वो अपने मनमाने ढंग से, और कोई लोग तो क्या होगा नील को खरीदेगा नहीं तैयार किया हुआ, तो मेहनत भी बहुत हो जाता था और उनको जो है मन मुताबिक कीमत भी नील का नहीं मिल पाता था। समस्या और भी थी। बगान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेत में नील की खेती करे, लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उसके जड़ बहुत गहरी होती थी, वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहां धान की खेती भी नहीं की जा सकती थी। अब कह रहा है कि जो बगान मालिक थे वो तो चाहते थे कि जो भी रैयत है वो क्या, वो अपनी सबसे ज़्यादा उपजाऊ जमीन पे ही नील की खेती करे। अब नील की खेती की सबसे जो बड़ी समस्या थी, उसकी जड़ें जो है वो मिट्टी के बहुत अंदर चली जाती थी और जो सारा उर्वरक है ना, उपजाऊ है, वो मिट्टी को बंजर बना देती थी, जिसके बाद जो है एक बार नील का फसल कट भी जाता था तो उसमें फिर से धान का भी पैदावार नहीं हो पाता था। तो ये किसान के लिए बहुत बड़ा समस्या था। उनको खाने के लिए धान भी, अब जो जिस जमीन पे वो एक बार नील उगा लिए वहां पर नहीं उग पा रहा था। अब नील विद्रोह और उसके बाद कह रहा मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयत ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे विद्रोह फैल गया, रैयत ने बगान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। अब कह रहा है कि रैयत भी जो है बगान मालिक को जो है लगान चुकाने से वो क्या करने लगे, मना करने लगे। वो हर जगह विद्रोह होने लगा। वे तलवार भाले और तीर कमान लेकर नील फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। अब क्या वे इतना वो आक्रोशित हो गए कि वो तलवार भाला जो है लाठी डंडा लेके वो मिल पर आक्रमण करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बगान मालिक के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। बगान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाला गुमास्ता एजेंटों की पिटाई कर गई। अब कह रहे कि जो एजेंट क्या करते थे, लगान वसूली के लिए आते थे तो क्या करते थे, जो रैयत थे वो सारे लोग मिलके उसको क्या करते थे, डंडा से पीट देते थे, उनको मारपीट करते थे उनके साथ। रैयतों ने कसम खा ली कि ना वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और ना ही बगान मालिकों की लाठीदारों गुंडों से डरेंगे। अब उनको ये, अब रैयत ये सोच लिए कि अब ना तो वो क्या करेंगे, नील की खेती करेंगे, और ना ही जो उनके जो गुंडे आते हैं लाठी डंडा लेके उनसे वो डरने वाले नहीं है। मतलब उनको अगर दबाव भी डाला जाएगा फिर भी वो नील की खेती अब दोबारा नहीं करेंगे। नील के किसान चुपचाप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली? इसमें कोई शक नहीं, नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी, लेकिन जो लोग दबे होते थे वे हमेशा बगावत नहीं करते। ऐसा कभी कभी कह रहा, जो लोग दबे होते थे वो हमेशा बगावत नहीं करते थे। ऐसा कभी कभी ही होता था कि जो दबे लोग हैं वो क्या होता था कि आक्रोशित होकर किसी भी विद्रोह को बढ़ावा देते थे, विद्रोह करने लगते थे। कह रहा 1859 में
नील रैयतों को लगा कि बगान मालिक के खिलाफ बगावत में उन्हें अस्थाई जमींदार और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गांव में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंध पर जबरन दस्तखत कराए गए थे, उन्हें ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव-गांव घूमने लगे। जमींदार को इस बात से परेशान थे कि बगान मालिक की ताकत बढ़ती जा रही है और बगान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे ज़मीन ले लेते हैं। अब कह रहा है कि इनमें जो है रैयतों का जो सपोर्ट करने के लिए वो जमींदार भी आ गए, वो भी क्या हुए कि उनको सपोर्ट करने लगे कि आप जो है नील का खेती नहीं करो, क्योंकि क्या होता था कि जो बगान मालिक थे वो जमींदारों से लंबे समय के लिए लीज पर ज़मीन ले लेते थे नील के खेती के लिए। जो क्या कहते थे, उनको ऐसा लगने लगा जमींदारों को कि उनका पकड़ जो है अब कम हो जाएगा, है ना, तो क्या होगा कि वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे बगान मालिक, तो इसलिए वो क्या करने लगे, उनका रैयतों का साथ देने लगे नील ना उगाने के लिए। नील के किसान को यह भी लग रहा था कि अंग्रेज सरकार भी संघर्ष में साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। अब जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैल गई तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों के इलाकों का दौरा किया। रैयत को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एस्ले एडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इस नोटिस के आधार पर लोगों को यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती के लिए उन पर अनुबंध हटा दिया है। मतलब अब जो है अफसर भी जो कंपनी के अफसर भी थे वो भी क्या हुआ कि दौरा किए और ये बोले क्या कि जो है किसानों को ये जबरन नील की खेती नहीं कराया जा सकता, उनको जो है खेती नहीं कराया जा सकता, क्योंकि वो 1857 के विद्रोह के बाद क्या थे, थोड़े डरे हुए थे कि अब उनको विद्रोह से डर लगने लगा, इसलिए वो विद्रोह को दबाने के लिए जो है वो किसानों के बीच पहुंचे और उनको बोले क्या कि ये अनुबंध मतलब अगर वो नहीं करना चाहते हैं तो उन पर कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े। उन्हें रैयतों की दुर्दशा, बगान मालिकों की जोर जबरदस्ती, अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। अब कह रहा है कि जैसे जैसे ये नील का विद्रोह फैला वैसे पढ़े लिखे जो बंगाली लोग थे जो कलकत्ता से, वो क्या हुआ नील जिलों का क्या हुआ भ्रमण किए, वहाँ के हालातों को जाने कि बगान मालिक के द्वारा जो रैयतों पे कैसे अत्याचार किया जा रहा है, तो उनके पर उन्होंने लेख लिखना शुरू कर दिया। इस बगावत से परेशान सरकार को बगान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। अब कह रहा है कि ये बगावत इतनी बढ़ गई कि जो सरकार थी उसको बगान मालिक के सुरक्षा के लिए सेना बुलाना पड़ गया। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया गया। इस आयोग ने बगान मालिकों को दोषी पाया, जोर जबरदस्ती के लिए उन्हें आलोचना की। आयोग ने कहा नील खेती रैयतों के फायदा का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा वो मौजूदा अनुबंध को पूरा करें, लेकिन आगे चाहे तो वो नील की खेती बंद कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ कि नील आयोग का गठन किया गया। नील आयोग का गठन किया गया, उन्होंने जांच पड़ताल के बाद पाया कि ये जो है जो बगान मालिक है ये गलत कर रहे हैं, ठीक है ना, उनको खरी कोटी सुनाई और जो रैयत है उनको बोला क्या कि आपके लिए ये जो है घाटे का सौदा है, तो आप जो अनुबंध हो चुका है उसको पूरा करिए, आगे से आपको नील का अनुबंध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बगावत के बाद बगानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। इसके बाद बगान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा। अब कह रहा है कि फिर जो है ये बगान मालिक क्या हुआ, बिहार की तरफ आकर्षित होने लगे। चंपारण में हम लोग पढ़ें कि गांधी जी जब भारत आए थे तो कैसे उनको क्या किया गया था, बुलाया गया था। यहीं से वो चंपारण आंदोलन का शुरुआत किए थे। अब उसके बाद 19वीं सदी में जो है कृत्रिम आर्टिफिशियल कलर भी तैयार कर लिया गया। इससे उनका व्यवसाय भी बुरा तरह से प्रभावित हुआ, फिर भी उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा देखने को न्योता दिया, तो 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बगान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन का शुरुआत होता है। तो यहाँ पर जो है ये क्या हुआ कि नील
फिर क्या हुआ, बिहार की तरफ आकर्षित हुए। बिहार में फिर क्या हुआ, जब गांधी जी जब वापस साउथ अफ्रीका से आए तो उनको आमंत्रित किया गया कि आप आइए और जो नील खेती में जो किसान है उनका हालत को देखिए। तो फिर यहाँ पर चंपारण आंदोलन किया गया गांधी जी के द्वारा। तो इन सब चीज़ों को हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो बाद में जो आर्टिफिशियल कलर भी बन गया तो उसके कारण भी जो डिमांड्स था नील का वो क्या हुआ, काफ़ी कम हो गया। तो यहाँ पर जो हमारा जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल था, यहाँ पर उसका दूसरा चैप्टर यहाँ पर हम लोग देखें कि जो अंग्रेज जो है वो ज़बरदस्ती कैसे नील का खेती करवाते थे और भी बहुत सारे फसल का उत्पादन करते थे। वो भारतीय किसानों से क्या किया करते थे, उन पर जोर ज़बरदस्ती आजमा के ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व का वसूली करते थे। तो यहाँ पर हमारा ये दूसरा चैप्टर समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट सीरीज़ में हम लोग आगे के चैप्टर्स को लेके आएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।